लाल परी और देव। देव अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। कोई बात मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसको बचपन से ही अपने घर के पीछे बने बगीचे में लगे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। एक बार उसके पापा, देव, ये लो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे खिलौने लाया हूँ। खिलौने वाला फुव्वारा, खुरपी, कैंची, सारे औजार हैं। ओह पापा, आप बहुत अच्छे हैं। उसके पापा जब भी बगीचे में जाते वह हमेशा उनके साथ रहता। कभी कभी माँ कहती है, बड़े होकर माली ही बनना है क्या? पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। वह मुस्कुरा देता है और बगीचे में जाकर फूलों की टहनियों को बड़े प्यार से सहलाता है। जब कोई नया फूल निकलता है तो वह इतना खुश हो जाता है जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। पापा, ये देखो हमारी बगिया में कितना प्यारा फूल खिला है। मम्मी पापा उसकी खुशी देखकर और खुश हो जाते हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उनका पेड़ पौधों के प्रति रुझान और बढ़ता गया। वह अब 10वीं कक्षा में पढ़ने लगा। एक बार उसके पापा ऑफिस से आते समय गुलाब का पौधा लगाने के लिए कुछ कलम लाए। ये एक बड़ी दूर से मंगवाई है, बहुत अद्भुत है। इसे बगीचे में लगा दो, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देव को बड़ी उत्सुकता थी कि ये कैसे पौधा बनेगा। वह रोज जाता और क्यारी में लगे पौधों को देखता। एक दिन रविवार था। जब वह सुबह उठा तो देखा पूरे बगीचे की क्यारी में गुलाब की कलम लगाई गई है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं। वह भागता हुआ घर आया और मम्मी पापा से कहता है, पापा, मम्मी, जल्दी चलिए। दोनों का हाथ पकड़कर पौधे दिखाने ले आया। देव उस दिन पूरे समय बगीचे में ही बैठकर पौधों को देखता रहा कि कहीं कोई पंछी उसे चोंच न मारे। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। देव ही उन पौधों की देखभाल करता था। माली काका, इन पौधों में समय से खाद पानी डालना मत भूलिएगा। एक दिन उसने देखा कि क्यारी में गुलाबी रंग की कलियां लगी हैं। उसने पास जाकर देखा तो उसकी खुशबू पूरी क्यारी में भरी हुई थी। उस दिन वह बहुत खुश था। उसके कमरे की खिड़की उसी तरफ खुलती थी जिस तरफ बगीचे की क्यारी में गुलाब के पौधे लगे थे। रात में जब वह पढ़ रहा था तो लगभग 2 बजे बगीचे में कुछ आहट सी हुई। इतनी रात को वहाँ कौन हो सकता है? अचानक रोशनी की चकाचौंध से उसकी नजर बगीचे में गई। क्यारी के बीच में एक बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल खिल गया। बाकी फूल भी खिले थे। उससे रुका नहीं गया। उसने धीरे से खिड़की का एक पल्ला खोला और वहाँ से जो कुछ उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। ये सपना है कि सचमुच हो रहा है? क्यारी में सुंदर वस्त्रों से सजी 2 परियां गुलाब को अपने हाथों में लेकर सहला रही थीं। वो फूलों को तोड़कर नीचे ही सजा रही थीं। तभी एक परी ने ताली बजाई और वहाँ सारे वाद्य यंत्र सज गए। बीच में एक कालीन बिछ गई। उस वक्त एक प्रकाश पुंज उभरा और बीच वाले फूल से एक अद्भुत सुनहरे रंग की परी निकलकर क्यारी में प्रकट हो गई। उसको देखते ही सारी परियां उसकी तरफ घूम गईं। सभी परियों ने मिलकर बगीचे में खूब नाच गाना किया। दूसरी परी ने ताली बजाई। ढेर सारे व्यंजन चाहिए। व्यंजनों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सबने खूब मजे से खाया। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया, अचानक सुनहरी परी बीच वाले फूल में समा गई और बाकी परियां आकाश की तरफ चल दी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। देव मन ही मन कोई खूबसूरत सपना देख रहा था। शायद वह बहुत रात से जाग रहा था, इसीलिए उसे नींद आ गई। वो देर तक सोता रहा। जब उसकी माँ ने उसे जगाया तो हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ गया। माँ, आज रात तुम मेरे पास सोना, तुम्हें कुछ दिखाना है। कहते कहते ही वह झट से तैयार हो गया और फटाफट नाश्ता करके स्कूल चला गया। स्कूल में भी बार बार उसका ध्यान रात की घटनाओं पर ही जा रहा था। उस दिन रात में उसकी माँ उसके पास ही सोई। देव अपनी टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था, लेकिन ध्यान बगीचे की तरफ ही लगा रहा। रात के 2 बजे अचानक तेज रोशनी की चकाचौंध से पूरा बगीचा रोशनी से भर गया। माँ, माँ, जल्दी आ जाओ। माँ को उठाकर खिड़की के पास लाया। पिछले दिन जो कुछ हुआ था उस दिन भी वह सब कुछ हुआ। उसकी माँ की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अच्छा चलो, कल कुछ करते हैं। दूसरे दिन उसकी माँ ने परियों के लिए अपने हाथ से सुंदर सुंदर कपड़े सिले और खूब बढ़िया खाना बनाया। जब रात हुई तो उसने और उसकी माँ ने बाहर बगीचे में मेज लगाकर उस पर सब कुछ सजा दिया। उस दिन उसके पापा भी यह सब देखने उसके कमरे में बैठ गए। रात को परियां आई तो वहाँ मेज पर सब कुछ देखकर बहुत खुश हो गईं। इतने सुंदर कपड़े हमारे लिए किसने रखे होंगे? चलो पहन कर देखते हैं। सब ने कपड़े पहन लिए और खाना भी खाया। फिर इधर उधर देखने लगी।
तब देव और उसकी माँ और उसके पापा सब तुरंत बगीचे में आ गए और परियों के पास जाकर हाथ जोड़कर, आप लोग हमारे बगीचे में आए तो हमारे घर भी चलिए। अच्छा चलिए। परियां उनके घर आईं, वहाँ चारों तरफ घूमी और फिर देव से बोली, बोलो तुमको क्या चाहिए? मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे बुद्धि दे दीजिए। तुम्हारा पेड़ पौधों के प्रति जो प्रेम है वह सबके अंदर नहीं होता। चलो बुद्धि तो मिल जाएगी, पर पेड़ पौधों के प्रति अपने इस प्रेम को कभी मत छोड़ना। उसकी माँ को उन्होंने सुंदर सा छोटा सा संदूक दिया और कहा, आपने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, उसके लिए यह उपहार स्वीकार करें। आप हमें ऐसा ही खाना हमेशा बनाकर खिलाती रहिएगा। हमें आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। बस आप तीनों के अलावा इसके बारे में किसी और को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर सभी परियां चली गईं। अब तो देव पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया। संदूक हमेशा पैसों से भरा रहता था। इस बात को लगभग 7 साल बीत गए। देव जब भी बगीचे में जाता उसकी नजर सबसे सुंदर वाले लाल परी पर ठहर जाती। अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी। घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी। एक दिन वह परियों के पास जब खाना लेकर गया तो, देव हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ इतने समय से रह रहे हो, आज तक तुमने बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं मांगा। मुझे आप जो चाहें वो दे दीजिए, आपकी दी हुई हर चीज मुझे स्वीकार है। चलो अपनी इस लाल परी का हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ, ये तुम्हें बहुत पसंद करती है। देव की तो मारे खुशी के बाँझ ही खिल गयी। सच्ची? हाँ भाई सच्ची, हमें धरती पर तुमसे योग्य इंसान मिलना मुश्किल है। यह कहते हुए उसने लाल परी का हाथ देव के हाथ में थमा दिया। अब तुम अपनी शादी में हमें बुलाना मत भूलना। आप लोगों ने मेरी जीवन खुशियों से भर दिया है, और कोई आए चाहे ना आए, पर आपके बिना मैं शादी ही नहीं कर सकता। परियां चली गईं। वह लाल परी को लेकर अपने घर आ गया और अपनी माँ और पापा को जगाया। माँ देखो मैं किसको लाया हूँ। उसकी माँ ने जैसे ही लाल परी को देखा हैरान रह गई। ये यहाँ कैसे? माँ अब ये हमारे पास ही रहेगी। दूसरे ही हफ्ते उसकी शादी लाल परी के साथ हो गई। सुनहरी परी आशीर्वाद देने आई और जादू की छड़ी घुमाई। उनका घर महल बन गया, सारी सुविधाओं से भर गया। सब लोग खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। सुक्खू अपने खेतों के किनारे खड़ा अपनी पक कर तैयार हो गई गेहूं की फसलों को बड़े प्यार से निहार रहा था। मन ही मन सोच रहा था इस बार फसल बेचकर सारा उधार भी चुका देगा और अपनी पत्नी माधुरी और बेटे शिवा के लिए नए कपड़े भी ले आएगा। इस बार एक रजाई भी जरूर बनवा लेगा। हर साल जाड़े के दिन बड़ी मुश्किल से एक ही रजाई में काटने पड़ते हैं। माधुरी कब से कह रही है दूसरी रजाई चाहिए। एक ही रजाई में 3 लोगों का काम नहीं चल पाता है, वह भी मजबूर है। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उसमें बस इतनी ही पैदावार हो पाती है जिससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब तो शिवा भी बड़ा हो रहा है, फसल के अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। शिवा को स्कूल भी भेजना होगा। यही सब सोचते सोचते वह कब घर आ गया उसे पता भी नहीं चला। खाना खाकर माधुरी और शिवा के साथ छत पर चला गया। छत पर एक ही पतले से बिछौने पर तीनों जाकर सो गए। अचानक पानी की बौछार और बिजली की गरज से दोनों की नींद टूटी। सब नीचे भागे। पूरी रात बारिश होती रही। सुक्खू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इसी चिंता में बैठा रहा कि इस बेमौसम बरसात से फसल तो बेकार हो जाएगी। किसी तरह सुबह हुई तो भागकर खेत की तरफ गया। पूरी पकी हुई फसल टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी। उसका एक ही तो आसरा था, अब क्या करेगा? यही सोचकर दुखी मन से घर वापस आ गया। मुंह ढककर चारपाई पर लेट गया। माधुरी ने खाने के लिए बुलाया तो उससे उठा नहीं गया। चिंता ने शरीर की सारी ताकत निचोड़ डाली थी। माधुरी बार बार बुला रही थी। फिर वह उठा और हाथ मुंह धोकर खाने बैठा, पर उससे एक भी निवाला नहीं खाया गया। माधुरी ने शिवा को खिलाकर खाना ढककर रख दिया। माधुरी अपना काम निपटाकर उसके पास आई और फिर बोली, अब तो बरसात बंद हो गई है, चलो खेत पर चलते हैं। सुक्खू भर्राई आवाज में बोला, क्या करेंगे वहां जाकर? हमसे तो फसल की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है।
माधुरी ने कहा, फिर भी एक बार चलो तो। सुक्खू मन मारकर उठा। तीनों खेत पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत कीचड़ में लथपथ अचेत अवस्था में पड़ी है। माधुरी झट से उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अकेली उठा नहीं पा रही थी। तब दोनों ने मिलकर उसे उठाया और खेत पर जाने का विचार छोड़कर उसे घर ले आए। उसे चारपाई पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। पानी के छींटे पड़ते ही वह थोड़ा कुनमुनाई और आंखें खोल दी। वे उठकर बैठ गई और बोली, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने की खोज में मैं बाहर निकली थी। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब गिर पड़ी। माधुरी ने झट से उसके लिए खाना परोसा और उसको खिलाने लगी। बूढ़ी औरत ऐसे खा रही थी जैसे उसे दोबारा कभी खाना नहीं मिलेगा। माधुरी चुपचाप उसको देख रही थी। खा पीकर वह सो गई। दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तब वह बोली, अब मैं चलती हूँ। सुक्खू ने बड़े अधिकार पूर्वक कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़ी रहो। हम जो रूखा सूखा खाएंगे वही तुम्हें भी खिला देंगे। ये कहते हुए वह खेत की तरफ अकेला चला गया। खेत पर जाकर उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी फसल सूखी हुई थी और काटकर किनारे से एक तरफ रखी हुई थी। पूरा खेत साफ सुथरा पड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, जबकि ये काम करने में कम से कम 5 दिन लग जाते और मजदूर ऊपर से लगाने पड़ते। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सकपकाया हुआ अपने अनाज के दानों को हाथ में लेकर देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने तेज रोशनी आई और सफेद वस्त्रों में सजी एक अद्भुत सौंदर्य वाली परी प्रकट हुई। उसने कहा, सुक्खू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज मुझे भरपेट भोजन करवाया। कल बरसात की वजह से मेरे खूबसूरत पंख गीले हो गए थे। मैं परी से इंसान के रूप में बदल गई और मेरी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। तुम्हारे घर में रहने के बाद जब थोड़ी गर्मी मिली तो मेरे पंख सूख गए। जैसे ही मैंने खाना खाया मेरी सारी शक्तियां वापस आ गईं। कहो तो सारा अनाज तुम्हारे घर पहुंचा दूं? सुक्खू की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह उसके पैरों में झुक गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि मेरी फसल का एक दाना भी मुझे नहीं मिलेगा। आपकी दया से मेरी पूरी फसल सुरक्षित है और मैं क्या कहूँ। परी बोली, चलो ज्यादा मत सोचो, तुम घर पहुंचो। मैं अनाज पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इस अनाज का 4 गुना दाम मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। सुक्खू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। परी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब वह घर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। लेकिन ये क्या, सारा अनाज उसके घर के सामने पड़ा था। वह घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है? सुक्खू ने कहा, मैं तो खेत पर गया था, मुझे क्या पता। माधुरी बोली, वो तो यही कहकर गई है कि जरा तुम्हारे खेत पर जाकर देखूं कि तुम्हारी फसल की क्या दुर्दशा हुई है। मैंने पूछा भी था कि हमारी फसल की दुर्दशा के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। तब वह बोली, बेटी, तुम लोगों ने मुझ पर इतना उपकार किया है, मैं इतना भी पता नहीं कर सकती। और वह तुम्हारे पीछे पीछे ही चली गई। सुक्खू ने कहा, माधुरी, हम धन्य हो गए। वह एक परी थी और बूढ़ी औरत के रूप में हमारी सहायता करने आई थी। माधुरी का मुंह खुला का खुला रह गया। परी के द्वारा दिया गया ये उपहार उनके जीवन को खुशहालियों से भर गया। जब उसने अपना अनाज बाजार में बेचा तो उसे 4 गुना दाम मिला। सुक्खू और माधुरी ने निश्चय किया कि आगे से वे अपनी रसोई में जो भी रूखा सूखा बनाएंगे, सबसे पहले किसी दीन दुखी को भोजन कराएंगे, उसके बाद ही खाएंगे।